हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 23 है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट देर आर सम स्टूडेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एंड दे वांट मी टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है और वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँ। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपके सेशन बाइलिंगुअल रहेंगे। आई विल एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेजेस। आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। सो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस। दोनों लैंग्वेजेस में आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल पहले की तरह, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। राइट पीपल, सो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस। तो क्यों मैंने ये दोनों प्रोनाउंस साथ में लिए हैं, पहले तो हम भाई ये बात कर लेते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जो प्रोनाउंस आपकी एज रिफ्लेक्सिव यूज़ हो जाती हैं वही प्रोनाउंस आपकी एज एम्फैटिक भी यूज़ होती हैं। ओके, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव, दीज प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड एज एम्फैटिक प्रोनाउंस एज वेल. That is why it creates a lot of confusion in the mind of the people where they do not understand how to differentiate बिटवीन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एन एम्फैटिक प्रोनाउन, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है सेंटेंस को देखते ही और आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ तो हम इसे रिफ्लेक्सिव कहें और कहाँ तो हम इसे एम्फैटिक कहें। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई कार्य, उसका जो प्रभाव होता है वो पलटकर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, the effect of that action turns back upon the subject, then such pronouns are called reflexive pronouns. कौन कौन सी होती हैं? ओके, माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, दीज आर ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं और इन्हीं प्रोनाउंस को हम एम्फैटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। दीज सेम प्रोनाउंस आर ऑल्सो नोन एज एम्फैटिक प्रोनाउंस ऑल्सो। ओके, लेकिन एक डिफरेंस होता है जब हम इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम इनका यूज़ करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और हमें एकदम सेंटेंस में पता लग जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फैटिक है। वो मैं अभी आपको बताऊँगी। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पर उसने खुद को हर्ट करा तो प्रभाव भी उस पर पड़ा। राइट, सो आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आर सेल्व्स, he hurt himself, you will hurt yourself, you will hurt yourselves. I told you in the previous session that you can be used as singular also and as plural also. you को हम as singular भी use कर सकते हैं, as plural भी use कर सकते हैं, right? that is why yourself singular, yourselves plural. she hurt herself, they hurt themselves, they plural, themselves plural. The horse hurt itself. I told you in the previous session that for animals हम लोग it use करते हैं until and unless it is not mentioned in a sentence what is the sex of the animal, whether it is a male or a female. अगर mention नहीं है सेंटेंस में कि वो मेल है या फिर फीमेल है, we will use it only. ठीक है, he और she हम तब यूज़ करेंगे अगर सेंटेंस में मेंशन कर दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर एनिमल ही है या फिर शी है। अगर सेंटेंस में नहीं पता है कि वो आपका मेल है या फिर फीमेल है तो आप एनिमल्स के लिए इट ही यूज़ करेंगे। सो द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, यहाँ पे ये HURSE नहीं है, हर्ट है। ओके, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ। सो आपने क्या करा? माई, आर, हिम, योर, हर, देम और इट के आगे सेल्फ और सेल्व्स लगा दिया है। और जब आप सेल्फ या सेल्व्स इन प्रोनाउन के आगे लगा देते हैं तो ये बन जाती हैं स्टूडेंट आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, सो माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, दीज आर ऑल रिफ्लेक्सिव pronouns. Okay, reflexive pronoun is used as the object of a verb. Whenever हम अगर सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे ये हमेशा एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पहला सेंटेंस देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ। हमने प्रीवियस सेशन में बात करी थी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। मैंने आपको बताया है किस तरह से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बाइफरकेट करना है, कैसे आपको डिवाइड करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में किसी सेंटेंस को। तो आई तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ओके और आई के बारे में हम बात करें हर्ट माई सेल्फ, तो हर्ट माई सेल्फ आई का प्रेडिकेट में, एंड प्रेडिकेट में हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आता है। आई टोल्ड यू दैट प्रेडिकेट ऑलवेज हैव ऑब्जेक्ट इन इट। ओके, प्रेडिकेट में आपका हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इट ऑलवेज हैज़ ऑब्जेक्ट इन इट। सो
दैट इज़ वाई आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट अबाउट एम्फैटिक प्रोनाउंस. अब एम्फैटिक प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? सी, जब आप किसी प्रोनाउन पर एम्फसाइज कर रहे हो, ठीक है, उस पर दबाव डाल रहे हो, जब आप सब्जेक्ट पर दबाव डालते हो तब आप एम्फैटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हो. ओके, व्हेन यू आर एम्फसाइजिंग, व्हेन यू आर स्ट्रेसिंग ऑन अ सब्जेक्ट, देन यू यूज़ एम्फैटिक प्रोनाउंस. जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद से कर लूँगा, मैं इसे खुद से कर लूँगा. वी विल सी टू इट आवरसेल्व्स, हम इसे खुद से देख लेंगे. ठीक है, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम इसे खुद से बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, सो वॉट वी हैव डन ओवर हेयर, एम्फैटिक प्रोनाउंस आर लेइंग एन एम्फेसिस ऑन द प्रोनाउन आई. ठीक है, यहाँ पर जो माई सेल्फ है ये एक स्ट्रेस डाल रही है आई पे, एक, ठीक है, एक दबाव डाल रही है आई पे. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर यह है आपकी एम्फैटिक प्रोनाउंस. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं बिटवीन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन. हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक. नाउ आई विल टेल यू दिस. In the previous session I told you about direct and indirect object. मैंने previous session में आपको direct and indirect object के बारे में बताया है, right? अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा. See student, if sentence में ये pronouns आपकी as direct object use हुई हैं, if these pronouns are used as direct object in a sentence, then these are called reflexive pronouns. अगर हम इन्हें as direct object यूज़ करते हैं तब ये कहलाती हैं reflexive pronoun. But if these pronouns are used as an indirect object, अगर हम इन्हें as indirect object यूज़ करते हैं तब ये कहलाती हैं आपकी emphatic pronouns. ठीक है, अब आप इससे क्या समझे? What you conclude from this? See, in a sentence you require a direct object. ओके, किसी भी सेंटेंस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा भी दोगे, इफ़ यू विल रिमूव द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन ऑल्सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस वोंट चेंज. सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलेगा अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा भी दोगे. जैसे हम बात करते हैं पहले सेंटेंस से. पहला सेंटेंस है, जैसे आप समझो, आई हर्ट माई सेल्फ. ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फैटिक है. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक. हाउ वी आइडेंटिफाई? माई सेल्फ मैं कह रही हूँ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब आप कहेंगे क्यों? आप खुद जज करके देख लो. अगर मैं बोलूँ आई हर्ट तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आई हर्ट क्या? आई हर्ट यू, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट हिम, आई हर्ट हर, आई हर्ट वॉट. ठीक है, सो आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा. यू आर नॉट गेटिंग अ कंप्लीट सेंस. अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दोगे, इफ़ यू विल रिमूव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यू वोंट गेट अ कंप्लीट सेंस. दैट इज़ वाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस. एंड अगर आप माई सेल्फ हटा देते हो देन यू विल नॉट गेट अ कंप्लीट सेंस. आपको कंप्लीट सेंस मिलेगा ही नहीं. दैट इज़ वाई स्टूडेंट सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर माई सेल्फ हटा दोगे. ओके, सो कहने का मतलब है अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में से हटाते हो तो सेंटेंस आधा हो जाता है. इफ़ यू रिमूव द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंस, सो द सेंटेंस डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस. दैट इज़ वाई यू कैन नॉट रिमूव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम अ सेंटेंस, एंड दैट इज़ वाई वी से दैट इट इज़ यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तभी हम कहते हैं कि ये एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है. राइट पीपल, अब हम बात कर लेते हैं एम्फैटिक के बारे में. मैंने कहा एम्फैटिक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको कुछ दिया जा रहा है या जिसके लिए कुछ किया जा रहा है. ओके, फॉर whom you are doing something or to whom you are giving something, that is an indirect object. Okay, for example, Hari gave a ball to Ram. ओके, हरी गेव अ बॉल टू राम. यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके,
Why this is a direct object? Because in this particular sentence you are giving a ball to Ram. आप यहाँ पर बॉल दे रहे हो राम को, ठीक है. ये तो मैंने आपको थोड़ा इजी बना कर दे दिया है. सपोज सेंटेंस हो हरी gave Ram a ball. सपोज सेंटेंस इस तरह से हो हरी गेव राम अ बॉल, ठीक है. सो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है. मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, दैट अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, इट हैज़ अ वर्ब एंड इट हैज़ अ ऑब्जेक्ट. ओके, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस. सो अब हम ऑब्जेक्ट की बात करें. सो आई टोल्ड यू कि पहले सेंटेंस को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में तोड़ो. तो हरी तो आपका सब्जेक्ट हो गया एंड गेव राम अ बॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया. अब हमने देखा प्रेडिकेट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट को सर्च करा, हमने देखा कि राम एक ऑब्जेक्ट है और अ बॉल एक ऑब्जेक्ट है. ओके, द प्रेडिकेट हैज़ टू ऑब्जेक्ट इन इट. सो व्हेन अ प्रेडिकेट इज हैविंग अ टू ऑब्जेक्ट इन इट, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ द डायरेक्ट और विच इज़ द इनडायरेक्ट. देन हमें आइडेंटिफाई करना होता है विच इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो टू whom समथिंग इज गिवन और फॉर whom समथिंग इज डन. यहाँ पर बॉल किसे दी जा रही है? राम को दी जा रही है, ठीक है. तो राम आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो दिया जा रहा है वो है बॉल. सो आपका बॉल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी ये प्रोनाउंस एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होती हैं तब ये कहलाती हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस. और अगर आप सेंटेंसेस में से इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा भी देते हो तो भी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, इफ़ यू रिमूव द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी सेंटेंसेस देन ऑल्सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज. ओके, द कॉन्टेक्स्ट डज नॉट चेंज एट ऑल. ओके, सो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं. जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ. वॉट इफ आई रिमूव माई सेल्फ एंड आई से आई विल डू इट. तो कॉन्टेक्स्ट तो वही है कि आई विल डू इट, मैं कर लूँगा. और अगर मैं कह रहा हूँ आई विल डू इट माई सेल्फ, तो मैं ये कह रहा हूँ मैं खुद से कर लूँगा. तो मैं खुद से कर लूँगा कहने का मतलब है कि मैं अपने ऊपर दबाव बना रहा हूँ कि मैं खुद से कर लूँगा. या फिर मैं कहूँ मैं कर लूँगा, आई विल डू इट, और मैं खुद से कर लूँगा, तो यहाँ मैं एम्फोसिस दे रहा हूँ. तो अगर मैं माई सेल्फ को हटा दूँ तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलेगा, वो तब भी खुद से ही करेगा. ओके, वो तब भी खुद से ही करेगा. दैट इज़ वाई स्टूडेंट, व्हेन दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन सेंटेंस, दीज आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अगर ये एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज़ होती हैं तो ये कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और अगर हम इन्हीं प्रोनाउंस को एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब ये कहलाती हैं आपकी एम्फैटिक प्रोनाउंस. ये एक बहुत अच्छा तरीका है समझने का कि कहाँ ये आपकी एज रिफ्लेक्सिव यूज़ हुई है, कहाँ ये आपकी एज एम्फैटिक यूज़ हुई हैं. कन्फ्यूजन होए ना तो एक बार क्या करना, इन प्रोनाउंस को हटा कर देख लेना. अगर आप प्रोनाउंस को हटाते हो तब सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके देखना और तब देखना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है. ओके, इफ़ यू गेट अ कन्फ्यूजन while solving such sentence, then try to remove these pronouns and then translate it in your language and try to understand ki what's the meaning that sentence is conveying to you. If the sentence is conveying a complete meaning, then it is used as a reflexive pronoun. And if the sentence is not conveying a complete meaning, when you have removed a pronoun, okay, then it is used as a reflexive pronoun. But even after removing, it is conveying a complete meaning, then it is used as an emphatic pronoun. क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटाने के बाद भी सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है. राइट पीपल, सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा. अब हम बात कर लेते हैं कुछ रूल्स के बारे में. देर आर सर्टेन रूल्स जो हमें माइंड में रखने हैं. ओके, द फर्स्ट रूल इज कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी यूज एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस अनलेस अ नाउन और प्रोनाउन कम्स बिफोर इट. कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं यूज हो सकती है, इससे पहले हमेशा नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए. जैसे माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली. कई बार आपने ये सेंटेंस सुना है, लोग बहुत बोलते हैं माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, माई सेल्फ आप पहले यूज़ कर लेते हैं, दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, इन फॉर्मल इंग्लिश में इट माइट बी करेक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल इंग्लिश
It is wrong. Grammatically it is wrong. You cannot use reflexive pronoun as a subject or as an object. Okay, you always need a noun or pronoun before it. आपको हमेशा noun या pronoun उसके पहले चाहिए. So आप कभी नहीं बोलेंगे myself Ram from Delhi. Okay, myself, herself, himself, themselves, yourselves आप कभी भी sentence के beginning में नहीं use करते हो. इससे पहले हमेशा आपका noun या pronoun होना चाहिए. तो आप बोलेंगे I am Ram from Delhi. आप कभी नहीं बोलेंगे myself Ram from Delhi. So this sentence is wrong and this sentence is correct. Okay, I myself did this work. So यहाँ पर myself के पहले स्टूडेंट आपका क्या है I. Okay, I mention है, आपकी प्रोनाउन मेंशन है. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. ऑल्सो यहाँ पर जो माई सेल्फ यूज हुआ है ये एज एम्फैटिक प्रोनाउन यूज हुआ है. ओवर हेयर माई सेल्फ इज यूज एज एम्फैटिक प्रोनाउंस. कैसे, हटाकर देख लो. आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद से ये काम किया था. ठीक है, खुद से. और माई सेल्फ हटा लो, आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया था. तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे बदलाव नहीं आया. ठीक है. सो आप इस तरह से एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहित विल डू द वर्क फॉर मी या माई सेल्फ. वॉट यू विल चूज. रोहित विल डू द वर्क फॉर मी या फॉर माई सेल्फ. हम यहाँ पे मी यूज़ करेंगे. रोहित विल डू द वर्क फॉर मी. क्यों हम माई सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि माई सेल्फ से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन मेंशन नहीं है. दैट इज़ वाई रोहित विल डू द वर्क फॉर मी. ओके, योर सेल्फ, यू एंड ही रीच देयर इन टाइम. अब हम क्या यूज़ करेंगे, योर सेल्फ या फिर यू. आई टोल्ड यू कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सेंटेंस की बिगनिंग में हम नहीं यूज़ करते हैं, और अगर यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए. कुछ नहीं है. दैट इज़ वाई हम यहाँ पे यू यूज़ करेंगे. यू एंड ही रीच देयर इन टाइम. ओके, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं. देर आर सर्टेन वर्ब्स जिनके बाद यू नेवर यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, देर आर सर्टेन वर्ब्स जिसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करते हैं. मैं आपको पहचान का तरीका भी बताऊंगी, बिकॉज दीज आर नॉट, वेट अ सेक, सिर्फ यही नाउन्स नहीं है, सिर्फ यही वर्ब नहीं है. ओ माई गॉड, सिर्फ यही आपकी वर्ब्स नहीं हैं, काफ़ी सारी और भी वर्ब्स हैं जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करते हैं. इंग्लिश इज़ अ वास्ट लैंग्वेज. ओके, दीज आर नॉट ओनली द वर्ब्स आफ्टर विच यू डू नॉट यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. There are so many verbs after which you don't use a reflexive pronoun. You cannot remember all the verbs. I will tell you the way to identify or to understand where you can use a reflexive pronoun or where you cannot use a reflexive pronoun. ठीक है, मैं आपको वे बताऊंगी कि जहाँ पर आप reflexive pronoun यूज़ कर सकते हो और कहाँ आप नहीं यूज़ कर सकते हो. Wait a sec student. ओके पीपल, सिर्फ आपकी यही वर्ब्स नहीं हैं, और भी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करते हैं. एंड आई विल टेल यू द वे कि किस तरह से आपको पता लग सकता है कि आप इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे. राइट पीपल. सो आप यहाँ पर एक सेंटेंस देख सकते हैं, मैंने मेंशन करा है यहाँ पर कि वी डू नॉट यूज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब्स विच डिस्क्राइब थिंग्स पीपल यूजली डू फॉर देमसेल्व्स. ओके, आप उन वर्ब्स के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे जो ये बताती हैं कि आप काम खुद के लिए कर रहे हैं. विच डिस्क्राइब थिंग्स पीपल यूजली डू फॉर देमसेल्व्स. आपको किसी भी बुक में इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आई गारंटी यू. ठीक है, खोल कर देख लेना, किसी भी बुक में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा इस टाइप से कि आप क्यों इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करते हैं. सी, ग्रामर में अगर कोई सर्टेन रूल है, सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. ओके, विदाउट अ रीज़न रूल्स आर नॉट मेड. ओके, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड अ सर्टेन रूल. अगर आपसे कहा गया है कि देर आर सर्टेन वर्ब्स जिसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करते हैं, तो क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्वेश्चन ये अराइज होता है. ओके, तो क्यूरियोसिटी होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट, ये जितनी भी वर्ब्स हैं, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं लेती हैं आफ्टर देम. वाई दे डोंट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम, बिकॉज दीज आर द वर्ब्स विच डिस्क्राइब थिंग्स पीपल यूजली डू फॉर देमसेल्व्स. ठीक है, ये वो वर्ब्स हैं जो यूजली डिस्क्राइब करती हैं जो काम आप अपने लिए कर रहे हो. अगर सेंटेंस में ये वर्ब यूज़ हुई हैं और ये बता रही हैं कि आप कोई कार्य अपने लिए कर रहे हो, आप नहीं यूज़ करोगे. ठीक है, आप इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करोगे. जैसे
यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। अब यहाँ पर आप अपने लिए कह रहे हो, ठीक है। यू हैव यूज दिस प्रोनाउन, सॉरी यू हैव यूज दिस वर्ब फॉर योर सेल्फ। कीप आपने खुद के लिए यूज करा है, दैट इज वाई आप योर सेल्फ इसके बाद नहीं यूज करोगे। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज नहीं होगा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज। ओके, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने खुद को रूम में छुपा लिया था। ओके, लेकिन आप इसके बाद हिमसेल्फ नहीं यूज करोगे बिकॉज आपने खुद को छुपाया है। तो ये वर्ब ये बता रही है कि आपने कोई कार्य अपने लिए करा है। तो इस तरह की वर्ब अगर सेंटेंस में आती हैं जो ये बता रही है कि इस सेंटेंस में आपने कार्य खुद के लिए करा है, और उसके बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेंशन है तो एक बार सेंटेंस को थोड़ा समझ के देख लो कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे तो खुद के लिए कार्य हुआ है, तो इसका मतलब हम इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे। ओके, इफ दैट वर्ब्स डिस्क्राइब दैट if that verb describes that you have done something for yourself, then in that case you won't use a reflexive pronoun after it. Okay, अब reflexive pronoun उसके बाद नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि वी कैन यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट को मांगती हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो अम्यूज, ब्लेम, कट, ड्राई, एंजॉय, हेल्प, हर्ट, इंट्रोड्यूस, किल, प्रिपेयर, सेटिस्फाई, टीच। ओके, और भी काफ़ी सारी आपकी वर्ब्स होती हैं जिसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है कभी कभी, हमेशा नहीं, ठीक है। ग्रामर बहुत वास्ट है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। रूल को क्रैम मत करो, क्योंकि अगर दे दिए हैं कि ये 4 ही वर्ड आपके ऐसे यूज़ होंगे तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा ऐसे यूज़ होंगे। जैसे आर्टिकल्स में भी हमने पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि वो कहते हैं कि मटीरियल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन व्हेन द सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट चेंजेस, जब सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है तो वी यूज़ आर्टिकल्स विद मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट पीपल। मैंने आपको बताया है इस बारे में कि हम मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। सो लैंग्वेज इन इटसेल्फ इज़ वेरी वास्ट, यू कैन नॉट क्रैम अ सर्टेन रूल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, so we can use a reflexive pronoun as direct object with most transitive verbs, but these are most common. ओके, मैंने कॉमन वाली जितनी भी हैं वो मेंशन करी हैं एज पर योर एग्जाम लेवल, जो ज़्यादा आ सकती हैं। सो इनके बाद आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं ऐसा नहीं बोलेंगे, यूजुअली आप यूज़ करते हैं। जैसे हमने पढ़ा इन्जॉय के बारे में, देखिए दे एन्जॉयड देमसेल्व्स इन द वेकेशन, यहाँ पर मैंने इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टूडेंट यूज़ करा। अगर मैं देमसेल्व्स नहीं यूज़ करती, मैंने क्या कहा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। एक बार चेक करके देख लो, दे एन्जॉयड इन द वेकेशन, दे एन्जॉयड इन द वेकेशन। एन्जॉय क्या कोई ऑब्जेक्ट है? कोई ऑब्जेक्ट है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सो दे एन्जॉयड देमसेल्व्स इन द वेकेशन। समझ में आया? एक बार चेक करके देख लो कि ये क्या, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह तो यूज़ नहीं हुआ है। इफ़ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है देन द सेंटेंस इज करेक्ट। इफ़ अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके, देन आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो। नेक्स्ट आप देखिए, दे एन्जॉयड द पार्टी, दे एन्जॉयड द पार्टी। ओवर है यू आर हैविंग अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन है, दैट इज़ वाई यू डोंट नीड एनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उन्होंने क्या एंजॉय करा, उन्होंने पार्टी एंजॉय करी, ठीक है। वॉट दे एंजॉयड द पार्टी। सो वी नो दैट द पार्टी हैज़ बीन यूज एज एन ऑब्जेक्ट ओवर हेयर, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओवर हेयर, ठीक है। तो एक बार जज करके देख लो कि किसी सेंटेंस में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अगर मेंशन नहीं है तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके देखो कि क्या आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। रूल को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाओगे तो काफ़ी क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू देम, उसने खुद को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, उसने खुद को उन्हें इंट्रोड्यूस करा। शी इंट्रोड्यूस्ड टू देम, तो कुछ कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही नहीं बन रहा है ना, कुछ कॉन्टेक्स्ट निकल कर ही नहीं आ रहा है, सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बन रहा है। दैट इज़ वाई हरसेल्फ, हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू देम, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू देम। सो यहाँ पर ऑलरेडी आपका एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ वाई यू डू नॉट नीड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओवर है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी
एक प्रोनाउन मेंशन है, ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बताया है आई मी, ठीक है। सो ये आपकी ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन ऑलरेडी मेंशन है, सो यू डोंट नीड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओवर है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। इस रूल के बारे में हम अभी बात करेंगे। लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दिस रूल फर्स्ट। We use reflexive pronoun as the object of a preposition when the object is the same as the subject of the verb। कहने का मतलब है कि आप reflexive pronoun को as preposition का object भी यूज़ करते हो। कहने का मतलब है जो preposition के बाद object आता है। मैंने आपको बताया ना preposition का object या तो आपका noun हो सकता है या फिर pronoun हो सकता है। I have told you about this। ओके, सो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द सब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह ही है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कह रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही तो कह रहा है ना कि अगर कोई एक्शन हुआ है तो उसका प्रभाव पलट के पड़ना चाहिए, तो वहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। अगर प्रभाव पलट के पड़ रहा है किसी सब्जेक्ट पर तो भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही है ना। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को प्रेपोजिशन के एज ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे दे हैड टू कुक फॉर देमसेल्व्स, दे हैड टू कुक फॉर देमसेल्व्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। वाई आई एम सेइंग दैट दिस हैज़ बीन यूज्ड ओवर हेयर एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? एक बार रिमूव करके देख लो, ट्राई एंड रिमूव इट। अगर आप देमसेल्व्स को रिमूव कर देते हैं, फॉर देमसेल्व्स को आप रिमूव कर देते हैं, दे हैड टू कुक, किसके लिए? किसके लिए? दे आर कुकिंग फॉर होम। यू नीड एन ऑब्जेक्ट ना, आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना। दे आर कुकिंग फॉर होम, सो यू नीड एन ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है देन आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा आपका एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है और आपका एम्फैटिक प्रोनाउन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में से हटा भी देते हो तो भी सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट पीपल। सो दे हैड टू कुक फॉर देमसेल्व्स, तो यहाँ पर फॉर क्या है? आपका प्रेपोजिशन, और फॉर का ऑब्जेक्ट यूज हुआ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देमसेल्व हैज बीन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द प्रेपोजिशन फॉर। ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, उसे खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तो फॉर आपका प्रेपोजिशन एंड द ऑब्जेक्ट इज हिमसेल्फ विच इज अगेन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट पीपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बट वी यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस नॉट रिफ्लेक्सिव आफ्टर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। कहने का मतलब है अगर प्रेपोजिशंस आपकी कौन सी आ जाती हैं जो प्लेस को बता रही हैं, ठीक है। जैसे बिसाइड का मतलब होता है साइड वाला, बराबर वाला, ठीक है। बिसाइड मीन्स एडजेसेंट टू यू, ओके। वन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, वन हु इज नेक्स्ट टू यू, उसका मतलब होता है बिसाइड। सो अगर आपकी प्रोनाउंस अगर आपकी प्रेपोजिशन प्लेस बता रही हैं तब आप उसके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे, आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस वाली प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे ही हैड अ सूटकेस बिसाइड हिम, आई विल नॉट से ही had a suitcase beside himself, you will never say he had a suitcase beside himself because beside is preposition of a place, वो ये बता रहा है उसके बराबर में, उसके साइड में, तो beside him, ठीक है। and after with when it means accompanied by, with कब आप with के बाद आप कब ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन यूज़ करोगे? जब वो बताएगी कि किसी के साथ, जैसे she had a few friends with her, उसके साथ कुछ फ्रेंड्स थे उसके, ओके। जब ये कंपनी शो करेगा, जब विद आपका कंपनी शो करेगा तब आप क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। आप तब भी उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे, आप तब भी उस केस में स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस वाली प्रोनाउन यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ओके पीपल, अब हम आते हैं इस वाले रूल पे। नाउ वी डिस्कस अबाउट this rule. We use reflexive pronoun as an indirect object when the indirect object is the same as the subject of the verb. अब यहाँ पर बोला गया है कि हम reflexive pronoun को as an indirect object use करते हैं, okay? As an indirect object का मतलब है that we are talking about emphatic pronouns, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही आपकी एज एम्फैटिक यूज होती हैं, राइट। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को जब हम एज एम्फैटिक प्रोनाउंस यूज करते हैं
तभी हम उनका यूज़ एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होती हैं तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएंगी, एंड इफ दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस। बार बार आई एम सेइंग द सेम थिंग सो दैट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, बिकॉज इससे अलग एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। यही एक तरीका है डिफरेंस करने का बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड अ एम्फैटिक प्रोनाउन एंड एन एम्फैटिक प्रोनाउन। अ एम्फैटिक नहीं होगा, एन एम्फैटिक होगा। ओके, सी, would you like to pour yourself a drink? Would you like to pour yourself a drink? क्या तुम अपने लिए ड्रिंक सर्व करना चाहते हो, ड्रिंक पोर करना चाहते हो? अपने लिए, yourself, एम्फसिस है, अब इसको हटा दो। Would you like to pour a drink? So yourself क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? yourself है आपका एक indirect object. yourself is indirect object and drink is direct object. ओके, सो अगर आप योर सेल्फ को नहीं यूज़ करेंगे और फिर आप बोलेंगे वुड यू लाइक टू पोर अ ड्रिंक, अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं, इफ़ यू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम हेयर एंड देन यू से दिस सेंटेंस would you like to pour a drink, then the context of the sentence does not change. Okay, the context of the sentence does not change. abhi bhi it is giving you a complete meaning. That is why yourself over here is an emphatic pronoun. Right people, next देखिए, we have brought ourselves something to eat. हम हमारे लिए कुछ खाने को लाए हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हम कुछ खाने को लाए हैं या फिर हम हमारे लिए कुछ खाने को लाए हैं, ourselves मीन्स हमारे लिए, हम एम्फसिस डाल रहे हैं। अब एक बार ourselves को रिमूव कर लो और फिर बोलो we have brought something to eat, हम कुछ खाने को लाए हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है सेंटेंस का? नहीं। मीनिंग बदल रहा है? नहीं। सेंस आधा अधूरा लग रहा है? नहीं। सो इट इज़ यूज्ड एज एन एम्फैटिक प्रोनाउन। आई होप आपको स्टूडेंट क्लैरिटी हुई होगी। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। ये रिफ्लेक्टिव नहीं है स्टूडेंट, दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, एक्स मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस। सो मैंने यहाँ पर इसको एज अ कंक्लूजन लिख दिया था आप सभी के लिए, सो दैट आप सब इसको जब भी पढ़ो तो आपको क्लैरिटी मिल जाए। जैसे अब हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ही कट हिमसेल्फ, ही कट हिमसेल्फ। वॉट इफ आई रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम हेयर, अगर मैं हिमसेल्फ को यहाँ से रिमूव कर दूँ और तब मैं बोलूँ ही कट, सो इज इट गिविंग यू अ कंप्लीट सेंस? क्या ये आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहा है? नो, इट इज़ नॉट गिविंग यू अ कंप्लीट सेंस, बिकॉज हिमसेल्फ ओवर हेयर इज यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है स्टूडेंट, दैट इज वाई ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकेंड देखिए, ही हिमसेल्फ कट द केक, रिमूव करो हिमसेल्फ एंड देन बोलो ही कट द केक। सो यहाँ पर हिमसेल्फ एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट नहीं बदला। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, आई स्पोक टू द प्रिंसिपल माई सेल्फ, आई स्पोक टू द प्रिंसिपल माई सेल्फ। अब अगर माई सेल्फ को मैं सेंटेंस में से हटा दूँ और मैं बोलूँ आई स्पोक टू द प्रिंसिपल, तो क्या सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदलेगा? नहीं, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलेगा, तो ये यहाँ पर एज एम्फैटिक प्रोनाउन यूज हुआ है। यू मस्ट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द लॉस, तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए फॉर द लॉस। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन आप कैसे समझ सकते हो? योर सेल्फ को हटा कर देखो, यू मस्ट ब्लेम फॉर द लॉस। नाउ यू विल आस्क अ क्वेश्चन कि ब्लेम किसको करेंगे? योर सेल्फ। सो योर सेल्फ यहाँ पर एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, दैट इज वाई स्टूडेंट ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओवर हेयर योर सेल्फ हैज़ बीन यूज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओवर हेयर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप यू हैव लाइक द लेक्चर टुडे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।